कभी सोचा है आपने कि दुनिया के नक्शे पर जो ये पतली पतली लाइनें खींची होती हैं, इनका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इतिहास की, हमारी पहचान की और कभी-कभी तो बहुत गहरे संघर्षों की कहानियां हैं। यही तो तय करती हैं कि एक देश कहाँ खत्म होता है और दूसरा कहाँ से शुरू होता है। तो चलिए आज इन्हीं लकीरों के पार झांकते हैं और इनके पीछे छिपे असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, ये कहानी सिर्फ ज्योग्राफी की नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स की है। आज के हमारी इस पड़ताल में हम सबसे पहले एशिया की उन लाइनों को देखेंगे जिन्होंने बहुत कुछ बदला। फिर हम चलेंगे यूरोप के ऐतिहासिक नक्शों की तरफ और फिर दुनिया भर की कुछ सबसे दिलचस्प सीमाओं को भी समझेंगे। तो हमारी यात्रा शुरू होती है एशिया से, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां की सीमाएं बंटवारों, समझौतों और कई बार तो लड़ाइयों से बनी हैं। ये देखिए, यहाँ हम भारत और पाकिस्तान की सीमा को देख रहे हैं। 1947 में खींची गई रेड क्लिफ लाइन, इसने सिर्फ जमीन ही नहीं बांटी, इसने लाखों जिंदगियों को, परिवारों को बांट दिया। और ठीक इसके नीचे कच्छ के पास है 24th पैरेलल, एक ऐसी सीमा जिसे लेकर आज भी दोनों देशों में विवाद बना हुआ है। अब यहाँ दो और ऐसी लाइनें हैं जो हमें ब्रिटिश राज की याद दिलाती हैं। एक तरफ है मैक मोहन लाइन, जिसने 1914 में भारत और चीन के बीच सीमा तय करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ है ड्यूरंड लाइन, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। लेकिन इस पर अफगानिस्तान आज भी पूरी तरह से सहमत नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, जरा अपनी ज्योग्राफी की नॉलेज टेस्ट करते हैं। क्या इन सवालों के जवाब पता है? तो चलिए जवाब देखते हैं। बांग्लादेश की भारत के साथ दुनिया की सबसे लंबी जमीनी सीमाओं में से एक है। वहीं लाओस एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब उसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। सोचिए, इसका सीधा असर उसके व्यापार पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और हाँ, म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। अब देखिए कि कैसे ज्योग्राफी की ये काल्पनिक रेखाएं, मतलब जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं, वो कोल्ड वॉर के टाइम में असली और कितनी पावरफुल बाउंड्रीज बन गईं। 38 पैरेलल ने कोरिया को नॉर्थ और साउथ में बांट दिया और 17th पैरेलल वियतनाम के बंटवारे की वजह बनी। अब एशिया से निकलकर हम चलते हैं यूरोप की तरफ, एक ऐसा महाद्वीप जिसका नक्शा दो वर्ल्ड वॉर ने हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये टाइमलाइन ना यूरोप की पूरी कहानी बयां करती है। वर्ल्ड वॉर 1 की हिंडनबर्ग लाइन से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी और पोलैंड को अलग करने वाली ओडर-निसे लाइन तक, हर बड़े संघर्ष ने इस महाद्वीप पर एक नई लकीर खींच दी। वर्ल्ड वॉर 2 से ठीक पहले की बात है। फ्रांस और जर्मनी ने अपनी सीमाओं को दीवारों में तब्दील कर दिया था। फ्रांस ने बनाई मैजिनॉट लाइन और जर्मनी ने सिगफ्राइड लाइन। ये सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं थीं, बल्कि ये कंक्रीट और स्टील की बनी विशाल किलेबंदियां थीं, मतलब एक दूसरे के डर का जीता जागता सबूत। ईस्टर्न यूरोप का नक्शा तो मानो हमेशा से ही बदलता रहा है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी पोलैंड की हिंडनबर्ग लाइन हो या फिर युद्ध के बाद बनी ओडर-नीसे लाइन। इन सब ने इस इलाके की किस्मत तय की है। और वैसे ही मैनरहीम लाइन फिनलैंड के लिए सोवियत रूस के खिलाफ एक बहुत ज़रूरी डिफेंसिव दीवार थी। चलिए अब अपना सफ़र और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अमेरिका और अफ्रीका जैसे बड़े महाद्वीपों में सीमाएं कैसे खींची गई हैं। यहाँ हमें सीधी रेखाएं भी मिलेंगी और प्राकृतिक नदियां भी। नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है, तो एक सवाल, क्या कोई ऐसी मशहूर नदी का नाम बता सकते हैं जो दो देशों के बीच एक बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है? जी हाँ, वो नदी है रियो ग्रांडे, जो यूएसए और मेक्सिको को अलग करती है। और अगर हम उत्तर में देखें तो 49th पैरेलल यूएसए और कनाडा के बीच दुनिया की सबसे लंबी शांतिपूर्ण सीमाओं में से एक बनाती है, जबकि 141st मेरिडियन अलास्का और कनाडा की सीमा को तय करती है। अफ्रीका का नक्शा हमें दो एकदम अलग तरह की सीमाओं का क्या गजब का उदाहरण देता है। एक तरफ तो रेगिस्तान में खींची गई 20th पैरेलल है, जो लीबिया और सूडान के बीच एक सीधी सपाट लकीर है। वहीं दूसरी तरफ विशाल विक्टोरिया झील है, जो तंजानिया और युगांडा के बीच एक नेचुरल बाउंड्री का काम करती है। आप जरा देखते हैं कि कैसे भूगोल कभी-कभी देशों को बड़े ही अजीबोगरीब तरीकों से एक साथ लाता है और उनकी पॉलिटिक्स को एक नया मोड़ देता है।
देखिए, जियोग्राफी का काम सिर्फ देशों को अलग करना ही नहीं है, बल्कि उन्हें कल्चरल और पॉलिटिकल ग्रुप्स में जोड़ना भी है। जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो इसमें इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती आते हैं। ठीक वैसे ही नॉर्थ यूरोप में स्कैंडिनेवियाई देश अपनी एक जैसी विरासत के लिए जाने जाते हैं। कभी-कभी ना ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स की पहेलियां बहुत उलझी हुई होती हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है इजराइल, जिसकी सीमाएं उसे एक बेहद कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इलाके के बिल्कुल सेंटर में रखती हैं। और दूसरी तरफ है ग्रीनलैंड, है तो नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन पॉलिटिकली यूरोप के डेनमार्क का हिस्सा है ना अजीब? और हाँ, ये मत भूलिए कि पानी की भी अपनी एक अलग पॉलिटिक्स होती है, जैसे कि कैस्पियन सागर। इसे 5 देश शेयर करते हैं, जिससे ये सहयोग और तनाव दोनों का केंद्र बन जाता है। वहीं दूसरी ओर मलक्का स्ट्रेट, एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का एक बहुत बड़ा व्यापार गुजरता है, और यही चीज इसे स्ट्रेटेजिकली बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। तो दुनिया भर के इस लंबे सफर के बाद चलिए एक नज़र उन खास लाइनों पर डालते हैं जिन्होंने हमारे आज के नक्शे को ये शक्ल दी है। ये चार्ट हमारी पूरी बातचीत का आप कह सकते हैं एक क्विक रिवीजन है। यहाँ आप देख सकते हैं डूरंट लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करते हैं, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच, और 49th पैरेलल जो अमेरिका और कनाडा की सीमा है। ये उन सभी महत्वपूर्ण रेखाओं की एक फटाफट याद दिलाता है जिनके बारे में हमने आज बात की। हमारी दुनिया के भूगोल और इतिहास को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लकीरें सिर्फ कागज पर नहीं हैं, ये हर दिन करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं, उनकी पहचान और उनके भविष्य को तय करती हैं। तो अगली बार जब आप दुनिया का नक्शा देखें ना, तो उसे सिर्फ एक तस्वीर की तरह मत देखिएगा। उन लकीरों को जरा गौर से देखिएगा और खुद से पूछेगा कि आखिर ये रेखा यहाँ क्यों है और यह हमें कौन सी कहानी सुना रही है।